मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटा, हमें शुरू करना है शहरी केंद्र से, यानी पेज नंबर 178 पे ही है, नीचे जहां गोपुरम दिखाया गया है वहां से इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, टॉपिक है केंद्र का। शहरी केंद्र जैसे अपना आज का मार्केट सिस्टम हम देखते हैं, बाजार लगते हैं और जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो खरीद पाते हैं, जरूरत की सभी चीजें मिल जाती हैं, सभी तरह की सुविधाएं वैसे भी होती हैं। और म्यूनिसिपल कमेटी होती है आज के समय में, और उस समय के दौरान इस तरह की म्यूनिसिपल कमेटी ना होकर के दूसरे तरह के प्रशासकीय केंद्र के रूप में वहां पे काम किया जाता था। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। यहाँ ये बताया गया है कि जो शहरी केंद्र हैं उसके अंदर आम लोग जहां पे रहते हैं, आम लोग मतलब कॉमन पीपल, वहां जहां भी रहते हैं तो उनसे अटैच की जाने वाली जितने भी सड़कें हैं, यहाँ पे दिया गया है शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें। यानी शहरी केंद्र जो मेन, एक तरह से हम राजधानी केंद्र और शहरी केंद्र को थोड़ा सा हमें अलग मानना पड़ेगा, यानी एक मार्केट सिस्टम को और दूसरा प्रशासकीय केंद्र से अलग करके समझना होगा। सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी सामान्य लोगों के विषय में कोई भी जानकारी हम जुटाना चाहते हैं तो उनके कम जानकारी अवेलेबल हो पा रही है, क्योंकि जितने भी विदेश यात्री हुए हैं तो उन्होंने भी उनके विषय में बहुत कम लिखा है, बहुत कम जानकारी प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से हम उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जान पाते हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों, जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। याद रखिए बेटा कि शहरी केंद्र के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन ये प्रूव करते हैं कि शायद, क्योंकि ये उस समय लग्जरियस थिंग्स मानी जाती थी, आरामदायक चीजें मानी जाती थी, अमीर लोग इनको इस्तेमाल करते थे, तो माना जाता है कि शायद ये अमीर व्यापारी यहाँ पे रहते थे। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। याद रखिए, ये व्यापारी जो हैं ये मोहम्मडन्स थे, मुस्लिम व्यापारी होते थे। यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं। मकबरे क्या होते हैं बताओ बेटा? एक दिन मैंने बताया था, मस्जिद के अंदर पूजा होती है, याद किया जाता है अल्लाह को, नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में, लेकिन मकबरे में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मकबरा कब होता है? जैसे कोई शासक गुजर जाता है तो उस पर मकबरा बनता है, और अगर कोई सूफी संत गुजर जाता है तो उसके दरगाह बनाई जाती है। तो यहाँ पे मकबरे गुजरने के बाद, और इनके अंदर इनकी कब्र होती है मकबरों में, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। यहाँ ये क्या पता चल रहा है कि जो आम लोग रह रहे थे उनको सड़कों से जोड़ते हुए यहाँ पे बताया गया था। शहरी केंद्र जो है वो, यहाँ पर आम लोगों के बारे में जानकारी यहाँ पे कम मिलती है। शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना, जो कि अमीर लोग हैं, उनके बारे में जानकारी मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन माना जाता था, लग्जरियस थिंग्स मानी जाती थी उस समय, और यानी अमीर लोग इनका इस्तेमाल करते थे। ये सभी अमीर व्यापारी थे, मोहम्मडन थे, मुस्लिम थे। यहाँ पे मकबरे और मस्जिद देखने को मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि शायद ये मुस्लिम ही थे। फिर भी इनकी तुलना करके देखते हैं, उनका जो स्थापत्य है, हम्पी में जितने भी मंदिर मिले हैं, जैसे एक गोपुरम मिला है, इस तरह का ये प्रवेश द्वार मिला है, तो इनका जो डिजाइन है मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। और मंडप के विषय में मैंने बताया भी था, कृष्णदेव राय जी ने उस मंडप को बनवाया था। हम आपको अभी दिखाते हैं उस मंडप का दृश्य कैसा दिखता है वो।
एक ये है बेटा गोपुरम, ऐसा दिखता है गोपुरम। ये है मंडप बेटा, आप देख पाएंगे जैसे यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों की शादियां करवाई जाती थी, देवी देवताओं की शादियां होती थी। ये मतलब रस्म या रिवाज के रूप में मनाया जाता था। एक्चुअल में किसी देवता को या किसी देवी को ऐसा नहीं कि वो प्रकट होते थे उनकी शादियां होती थी, नहीं, ऐसा एक्चुअल में नहीं था, लेकिन ये परंपरा थी, निभाई जाती थी। जैसे अपने मेले वगैरह का आयोजन करते हैं और उन परंपराओं का अब तक भी पालन किया जा रहा है, तो वो कुछ परंपराएं होती हैं। जैसे गणेश चतुर्थी है, गणेश की प्रतिमा को बहाया जाता है पानी के अंदर, स्वच्छ जल के अंदर। तो इस तरह से कुछ रिवाज होती है। कुछ छठ पूजा होती है, बिहार के अंदर मनाई जाती है। अपने यहाँ पे छठ पूजा के बारे में इतना कोई नहीं जानता है, लेकिन वहाँ ज्यादा लोग जानते हैं। अब उनके कल्चर के लोग हमारे यहाँ पे आकर रहने लगे हैं, तो आज हम उनके कल्चर की वजह से अपने यहाँ भी छठ पूजा मनाई जाने लगी है। अब आगे देखिएगा बेटा, सामान्य लोगों के आवास जो अब अस्तित्व में नहीं है, यानी कॉमन लोग हैं, उनके विषय में ये बताया गया है कि उनका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। का 16वीं शताब्दी की पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। ये बरबोसा कौन है? ये तीर्थ यात्री है। तीर्थ यात्री किस कहें, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि विदेश यात्री कह सकते हो। तो ये पुर्तगाली यात्री था बेटा बरबोसा, यानी जहां से बिलोंग करते थे वास्को डिगामा, उसी के देश का है ये बरबोसा। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं। यहाँ इन्होंने वर्णन किया है कि लोगों के जो आवास हैं, सामान्य लोगों के जो लोग रहने का स्थान है, वो छप्पर हैं, यानी कच्चे जो मिट्टी से बने होते हैं, पर फिर भी सुदृढ़ है, यानी मजबूत हैं। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों पर लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। मतलब जो जिस तरह का व्यवसाय करता है उस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी गलियां हैं और उसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। ये किसके विषय में जानकारी दे रहे हैं? सामान्य लोगों के विषय में दे रहे हैं। कच्ची मिट्टी से बने हुए छप्पर यहाँ पे मिलते हैं और व्यवसाय के आधार पर वहां पर लंबी गलियां हैं और उसके दोनों तरफ इस तरह के मकान व्यवस्थित किए गए हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं। अब एक ये चीज आप विशेषता बताएंगे कि सामान्य लोगों के मकानों के साथ साथ खुला स्थान भी बहुत ज्यादा था, यानी बीच बीच में खुला स्थान होगा, इस वजह से दूर दूर घर बने हुए थे। अब आता है क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं फील्ड सर्वे। इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर भी थे। यानी अगर हम उनका सर्वे करते हैं, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने उसका सर्वे किया है, तो पता लगा है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पूजा स्थल थे, छोटे छोटे मंदिर थे, जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों के द्वारा संरक्षित थे, के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते थे और अलग अलग समुदायों के द्वारा ये संरक्षित थे, दूसरे समुदाय का इन्हें सपोर्ट मिलता था। और यहाँ पे आगे बता रखा है, सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के पानी के स्रोत का काम करते थे। तो जो पानी मिल रहा है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? कुओं से। जो बरसात के पानी वाले जलाशय होते थे ये अलग से बताया गया है, कुओं से भी पानी मिल जाता था, बरसात का पानी जहाँ पे इकट्ठा होता था उन जलाशयों से मिल जाता था, और मंदिरों के जलाशय अलग से होते थे, उनके अंदर सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी का स्रोत होता था। मतलब 3 जगह से इनको पानी प्रोवाइड हो रहा था, जहां ये प्राप्त कर सकते थे, कुओं से, बरसात के पानी का इकट्ठा किया गया जलाशय से, या फिर मंदिरों के जलाशय से। तो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में इनकी विशेषता बताई गई है कि किस तरह के ये लोग थे, क्या इनका व्यवसाय था। मुस्लिम व्यापारी थे, लग्जरियस थिंग्स इस्तेमाल करते थे। लग्जरियस थिंग्स का एग्जाम्पल दिया गया है, चीनी मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। और यहाँ पर मंदिरों का जो मंडप है, उनकी जो बनावट है, उसका हम्पी के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनसे मिलता जुलता है। यहाँ पे मकबरे और मस्जिद मिलते हैं। अगले पैराग्राफ में इनके आवासों के विषय में बरबोसा बताते हैं कि इनके आवास कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं, व्यवसाय के आधार पर खुली गलियों के साथ साथ बनाए गए हैं। उससे अगले में बताया गया कि इस क्षेत्र का फील्ड सर्वे करने से पता चलता है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार, वो उनका क्षेत्र सर्वेक्षण करते हैं, पता लगाते हैं भी यहाँ क्या होता था। तो बहुत ज्यादा पूजा स्थल, छोटे छोटे मंदिरों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, जिससे मतलब पता लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर होते थे। और ये भी बताया गया कि अलग अलग संप्रदायों के लोग यहाँ पे रहते थे, यानी अलग अलग संप्रदायों के द्वारा और अलग अलग तरह के मंदिरों का या फिर उनके मस्जिदों का संरक्षण किया जाता था। और पानी की पूर्ति के बारे में बता रखा है कि
कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय, मंदिरों के जलाशय, ये सारा पानी प्रोवाइड करने के लिए होता था। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इमारत नीचे नजर आ रही है। ये इमारत क्या है? क्या इस मस्जिद में इंडो इस्लामी स्थापत्य के चारित्रिक तत्व विद्यमान हैं? यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? क्या हमारी इंडियन, क्या हम अरब कंट्री के अंदर यानी तुर्की जैसे देशों में अरब कंट्री के अंदर जिस तरह का भवन निर्माण होता है, क्या कोई ऐसा डिजाइन उसमें से वहां यहाँ पे लिया गया है? तो आप देख के बता सकते हैं कि ये भवन किस तरह का है। यहाँ बाकी तो जैसे कि मस्जिद के अंदर जो अहाता होता है वो भी इसी तरह का होता है। इससे प्रूव होता है कि सऊदी अरब की जो स्थापत्य कला है उसको कॉपी किया गया है, यानी उससे सीखा गया है। और इसके पिलर्स भी ये बात बयान करते हैं, जो कि सुंदर सुंदर ऊपर से ढाले गए हैं। ये इस तरह का जो डिजाइन होता था वो वहीं पर इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पे अलग अलग चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन के टुकड़े आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे अचार वगैरह डालने के लिए बरनी वगैरह होती हैं, तो वो इस तरह की ही बनी होती हैं। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, इसका मतलब उन्होंने इस तरह के बर्तन यूज किए थे, और इसका मतलब वो लग्जरियस थिंग्स का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में तो ये चीजें कॉमन है, लेकिन उस समय सब लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते थे। आपके विचार में टुकड़े मूलतः किस प्रकार के बर्तनों का हिस्सा थे? यानी आप अंदाजा लगा के देखें तो ये किस तरह का बर्तन यहाँ पे ये हो सकता है। अब आता है उत्खनित पटरी का एक भाग। उत्खनित पटरी मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जैसे कोई सड़क है तो उसकी खुदाई करके, और खुदाई करने के बाद इस तरह का दृश्य यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। विजयनगर के अंदर एक मस्जिद है, ये आपकी मस्जिद है बेटा, मोहम्मडन्स की मस्जिद है ये। इसी वजह से मैंने बताया था कि अरब कंट्री का काफी हद तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब उसका जो स्टाइल है वो काफी हद तक इसके अंदर कॉमन है, बिल्कुल लिया गया है उस वहां से। अब आता है बेटा राजकीय केंद्र, यानी जहां से शासन प्रशासन चलाया जाता है, अधिकारी बैठते हैं, कृष्णदेव राय या दूसरे जो भी शासक रहे हैं, तो वो किस तरीके से कानून बनाते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, उनके राजकीय केंद्र में किस तरह के भवन बने हुए थे, राजकीय केंद्र जो कितना बड़ा था, ये सब जानकारियां कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। राजकीय केंद्र मतलब जो पॉलिटिकल सेंटर है, या आप कह सकते हो कि जो ये मतलब इसको कह सकते हैं आप राजकीय केंद्र को की राजधानी, यानी ये जो राजधानी है बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। बस्ती कौन सी है? ये बस्ती विजयनगर विजयनगर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, इस राजकीय केंद्र को क्या नाम मिला है? इसको एक तरह से ये राजधानी है, और इसको राजकीय केंद्र की संज्ञा ये लोग देते हैं। पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित होते थे, यानी उस समय इतने ज्यादा मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। इस बात का प्रमाण मिला है, 60 से भी अधिक मंदिर यहाँ पे थे। मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, और इन देवस्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ क्या बताया गया है कि मंदिरों और संप्रदायों को सपोर्ट कौन करना चाहता था? शासक करते थे। यानी कोई भी ग्रांट देनी है, जमीन देनी है, तो वो करते थे। तो देवस्थलों के अंदर जो भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी या देवी देवताओं की जो पूजा थी, तो उसमें ये जो शासक होते थे वो अपना एक रिलेशन कायम कर लेते थे, यानी वो पूजा करने लग जाते थे। यानी वहां भी देवी देवताओं से अपने संबंध के माध्यम से, यानी ये दिखाने का प्रयास करते थे कि जिस देवी देवता की पूजा आम जनता ज्यादा करती है, उसी देवता की पूजा शासक भी करते हैं, और वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। यानी उस समय क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब कुछ होता था, तो वैलिडिटी भी यही प्रदान करते थे कि भी किस देवी देवता की पूजा किस एरिया में होगी और किस तरह के मंदिर बनाए जाएंगे। आगे आता है लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। यानी ऐसे इस तरह के प्रूफ मिलते हैं कि वहां पर 30 संरचनाएं, 30 स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो खुदाई करने से पता चले होंगे कि अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती थी। यानी इनका किसी यज्ञ वगैरह से, विधि विधान से, अनुष्ठान से कोई लेना देना नहीं है, और ये 30 संरचनाएं महलों के रूप में इनको माना जाता है। शायद यहाँ पर बोलो 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 सर, ये रिपीट कर दो, राजकीय केंद्र। ठीक है बेटा।
राजकीय केंद्र के बारे में भी बताया गया है कि राजकीय केंद्र क्या, इसकी जो लोकेशन है वो दक्षिण पश्चिमी भाग में थी। यहाँ ये भी बताया गया है कि 60 से अधिक मंदिर इसके अंदर बने हुए थे, और यहाँ पे शासकों का एक विचारधारा होती थी कि जिसकी आम जनता पूजा करेगी उसी की ये पूजा करेंगे, ताकि आम जनता इनके सपोर्ट में आए और ये उनसे मिलजुल के रह पाए, यानी उनपे भी इनका प्रभाव दिखाई दे। तो यहाँ पे देवी देवताओं के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करना, यानी जिस देवी देवता की पूजा आम जनता करती है उसी की ये पूजा करने लग जाते थे। तो इससे आम जनता में एक सही मैसेज दे जाता था कि ये उनके धर्म का आदर करते हैं, और उसको वैधता भी प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। यानी आम जनता का सपोर्ट जिसके साथ रहेगा उसी को तो वैधता मिलेगी सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में जो चीज होती है तो उसको सारी जनता सपोर्ट करने को आगे आती है, उसे वैध चीज कहा जाता है। जैसे कि अपने समाज के अंदर कई तरह की शादियां प्रचलित होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मतलब मान्यता मिलती है वो है अरेंज मैरिज को, यानी माता पिता जहां रिश्ता तय करते हैं वो ज्यादा ठीक समझा जाता है। तो यहाँ पे वैधता, हम अगर समझे वैधता होती क्या है, तो हमारा सोसाइटी जिस चीज को वैलिड मान लेता है, मान्यता प्रदान कर देता है, उसको हम वैध कहेंगे। तो यहाँ ये भी यही दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक कि आम जनता उनको सही माने, आम जनता उनके प्रशासन को, शासन को ठीक माने, उनको सपोर्ट करे। कोई कानून बना दिया गया है तो उसको वो लागू करवाने में देर ना करें और उसको सपोर्ट करें, कानून को भी सपोर्ट करें। लगभग 30 स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे प्राप्त हुए हैं, कुछ इस तरह के जैसे खुदाई के दौरान अवशेष प्राप्त हुए हैं बिल्डिंग्स के, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे अनुष्ठान वगैरह तो नहीं होते होंगे। अनुष्ठान का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होता था। अनुष्ठान मतलब धार्मिक यज्ञ वगैरह कुछ नहीं होते थे इन राजमहलों के अंदर। इस तरह का प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ अनुष्ठान के लिए जगह नहीं है। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो संरचनाएं मिली हैं वो तो महलों की हैं, और मंदिरों के बीच ये अंतर था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, यानी बहुत ही सुंदर कलाकृति का इस्तेमाल करते हुए मंदिरों को बनाया जाता था। जबकि धर्मेंद्र भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। विकारी वस्तुएं कैसी होती हैं? जो मतलब बहुत ज्यादा यूज की नहीं है, जो फेंक दी गई है, जो जिनका इस्तेमाल कोई नहीं ले रहा है, तो उन्हें विकारी वस्तुएं माना जाता है। तो अधिरचना का मतलब होता है नींव, यानी जो भी धर्म से अलग, धार्मिक जो प्रक्रिया है उससे अलग कोई भी भवन बनता था तो उसके अंदर इस तरह की विकारी वस्तुओं का इस्तेमाल करके उसे बनाया जाता था। यहाँ आप एक चित्र दिया गया है, ये है महानवमी डिब्बा का चित्र। देखिए एक मंच की स्टाइल में एक चित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक काफी बड़ा मंच है ये सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजय का भवन डोमिंगो पेस किसे मतलब किसके लिए यूज करता है ये शब्द? तो उसका एग्जाम्पल होगा सभा मंडप के लिए, महानवमी डिब्बा के लिए। इसके विषय में वह लिखता है कि संरचनाओं के एक के ऊपर एक दो मंच हैं, यानी यहाँ पे दो टाइप के मंच आपको नजर आ रहे होंगे कि नीचे से लेवल बना रहा है, एक ऊपर से बना रहा है। तो इस तरह का है, मुख्य रूप से दो ही पार्ट हैं इसके। सुंदरता से चित्रित किया गया है इस महानवमी डिब्बे पर, और ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, यानी कपड़े से बनाया गया है एक कमरा विजय भवन के अंदर। यही विजय भवन भी माना जाता है, क्योंकि ये लोग विजय का भवन इसे मानते थे। जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है, एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है। मुकुट और राज की पायल यहाँ पे अवशेष के रूप में प्राप्त किए गए, जिससे पता चलता है कि शायद ये मतलब राजाओं के इस्तेमाल की चीज रही होगी, और यहाँ पे अनुष्ठान वगैरह भी होते होंगे। यहाँ महानवमी डिब्बा के आकार प्रकार को आप देख सकते हैं, ऐसा है। और ये महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्णित चित्र, यहाँ पे बहुत ज्यादा चित्र बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस दीवार पर कंप्लीट पर इस तरह के चित्र बने हुए हैं। ये इसमें क्लियर आपको नजर शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन इसमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने की कोशिश की गई है। अब आता है बेटा आगे महानवमी डिब्बा। सर ये रॉयल हाँ हाँ बोलो। रॉयल सेंटर का सेकंड पैराग्राफ दोबारा बता दो। ओके, रॉयल सेंटर राजकीय केंद्र का बेटा, जो इस पिक्चर से नीचे है, ठीक है। ओके,
राजकीय केंद्र के विषय में बेटा सेकंड पैराग्राफ बताना है ना बेटा। यस सर। इसके अंदर ये है 30 स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिनके बारे में माना जाता है कि शायद ये 30 महल थे। और ये संरचनाएं कैसी हैं? छोटी संरचनाएं नहीं है, बहुत ही बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि महल होते हैं तो छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं। तो इसके लिए ये बता रखा है कि जो ये महल बने हुए हैं इनका कहीं अनुष्ठानों से कोई संबंध नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान से इनका कोई रिलेशन नहीं है। और आगे बता रखा है कि जो ये संरचनाएं हैं और मंदिरों के अंदर अंतर है। मंदिर के अंदर सजावटी जो मिस्त्री वगैरह होते थे वो बहुत ही सुंदर सजावटी काम करते थे, चित्र भी बनवाते थे उसके अंदर और बहुत सुंदर डिजाइन देने की कोशिश करते थे, गुंबद वगैरह बनवाते थे, पिलर्स का यूज करते थे और देखने लायक मंदिर बनते थे। और जबकि धर्म के अलावा दूसरे जो भवन होते थे उनका यूज जो है विकारी वस्तुएं कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके उन भवनों को बनाया गया था। बस इतना ही है बेटा इसमें। अब आप आगे चलें 4.1 महानवमी डिब्बा। इससे संबंधित क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाता है। ये धार्मिक परंपरा को निभाने के लिए मेन जो इसका काम है, अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए, मीटिंग वगैरह आयोजित करने के लिए महानवमी डिब्बा का इस्तेमाल शायद होता होगा। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। यानी जो अलग अलग स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर्स मिली हैं, विशिष्ट संरचनाएं जो मिली हैं, उनका जो नाम रखा गया है वो भवनों के आकार पर रखा गया है। भवनों का आकार छोटा है, बड़ा है, कैसा है, मध्यम है। साथ ही उनके काम पे भी डिपेंड करता है कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल वो भवन होता है। अगर काम सरकारी किसी काम में हो रहा है तो उसको उस तरह का नाम दिया जाएगा। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है। राजा का भवन नाम की जो बिल्डिंग है वो अंतः क्षेत्र वह होता है जहां पे परिवार रहता है, राजा का परिवार रहता है। इसमें महिलाएं रहती हैं, रानियां रहती हैं। और परंतु इसके राजकीय आवास का होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी इस चीज का प्रूफ नहीं मिला है कि ये मतलब राजा का जो भवन है ये राजकीय आवास रहा होगा। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता है। यानी यहाँ पे दो प्रकार के मंच मिलते हैं। एक मंच का नाम है सभा मंडप, यानी यहाँ पे मीटिंग आयोजित करते थे। महानवमी डिब्बा, ये बेटा महानवमी जैसे कि आप जानते होंगे नवरात्रे होते हैं, ये उसी से जुड़ा हुआ है, ये कोई अलग नहीं है बेटा। ये नवरात्रे होते हैं, जैसे कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, वो सब परंपराएं इसमें होती हैं महानवमी डिब्बा के। उस समय होती थी, आज के समय में तो कुछ थोड़ा बहुत प्रूफ मिल रहे हैं। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है, यानी 2 लेयर हैं बेटा। सभा मंडप और महानवमी डिब्बे के बाहर उसको घेरा लगाते हुए 2 दीवारें घेरी गई हैं। इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें आसपास निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। यानी सभा मंडप एक ऐसा मंच है जिसमें उसके आसपास का और एक निश्चित दूरी पर, बिल्कुल पर्टिकुलर 10 फुट पे है या 15 फुट पे है या 20 फीट पे है, जो भी वो रखना चाहेंगे, इस तरह का एक अनुपात उन्होंने रखा है। निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं कि शायद उसमें लकड़ी को खड़ा करके एक स्तंभ की जगह इस्तेमाल होता था। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी हुई थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी, यानी दूसरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल। और ये लोग बता रहे हैं कि इन स्तंभों पर ये टिकी रहती थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, यानी इतना कम एरिया बचता होगा कि इनके पास में अपने खेतों के अलावा बाहर किसी के खेत या वो बाहर किसी के एरिया के वो केयर नहीं कर सकते थे। इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। इसलिए क्लियर नहीं हो पाया है कि जो इस तरह के मंडप हैं वो किस यूज के लिए बनाए गए थे। ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा इसमें ये सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को आप, हाँ बोलो सर, ये धर्मेत्र भवन कौन से भवन होते हैं? बेटा धर्मेत्र भवन वे भवन होते हैं जो धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। धर्म के अलावा दूसरे कार्यों में इस्तेमाल होने वाले, जैसे प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले हैं, राजधानी केंद्र में बहुत से ऐसे भवन मिल जाएंगे क्योंकि राजधानी के अंदर हर तरह का कार्यालय होता है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि सभा मंडप और महानवमी डिब्बा है डेफिनेटली नवरात्रों से जुड़ा हुआ है। उसकी पूजा जैसे अपने यहाँ पे 9 दिन मनाया जाता है, फिर उसकी पूजा होती है, लड़कियों को खाना खिलाया जाता है, तो इस तरह का उस समय भी रिवाज था।
और सभा मंडप का काम था बेटा मीटिंग वगैरह आयोजित करना, यहाँ मीटिंग होती थी। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। यानी महानवमी डिब्बा कैसा स्थान है? एक बहुत ही विशालकाय मंच है। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, बहुत ज्यादा है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। यानी 11,000 वर्ग फीट इसकी चौड़ाई है, इसका आधार है, आधार मानिए 11,000 वर्ग फीट का, और 40 फीट की क्या रखा गया है? इसकी ऊंचाई, यानी इसकी जो हाइट है वो 40 फीट रखी गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें पता चलता है इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से फटा पड़ा है। यानी जो भी मंच बना हुआ है उस तरह का जो मंच है वो उस पे उभारदार उत्कीर्णन किया गया है, यानी चित्र बाहर की तरफ उभरा हुआ है और तब उसको डिजाइन दिया गया है। इस संरचना से जुड़े हुए, जैसे कि चित्र में के जरिए आप देख सकते हैं कि जितने भी चित्र बने हुए हैं उन चित्रों के अंदर आकृति जो है वो बाहर निकली हुई मंजूर होती है या दिखाई पड़ रही है। अनुष्ठान, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, और जिसे दशहरा कहा जाता है, उसे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा फेमस है दशहरा। दुर्गा पूजा बंगाल में होती है। नवरात्रि और महानवमी जो है प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र के आसपास होती हैं। नामों से जाना जाता है। महानवमी शाब्दिक अर्थ है महान नवा दिवस, यानी बहुत ही महान 9th डे के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। यानी जब उन्हें बुला लिया जाता था तो राजा अपने सेना के साथ वहां पहुंच जाता था, और विजयनगर के शासक जो हैं अपने आप को प्रूव करते थे कि उनका रुतबा और शासकों से ज्यादा बेहतर है, उनके उनमें सामर्थ्य बहुत है, और उसके अलावा अभी अधिराज्य का दर्जा नहीं देना चाहते थे, वो रिजल्ट को और अच्छा उठाना चाहते थे। तो यहाँ तक बेटा बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब एक ये और पढ़ा देते हैं। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। यहाँ पे बताया गया है कि नमाज अदा करते हैं तो उसमें धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा होती है। जैसे कि हिंदू धार्मिक जो अनुष्ठान है उनके अंदर मूर्ति की पूजा कराते हैं। और यहाँ पर राज्य के अश्व की पूजा, राज्य का जो एक घोड़ा होता है जिसको राज कह सकते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये लोग घोड़े की पूजा करते थे, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि देते थे। नृत्य, कुश्ती स्पर्धा, साज लगे घोड़े, जैसे सजावट में लगे हुए घोड़े का इस्तेमाल करते थे। कुश्ती का, नृत्य का बहुत शौक था। और यहाँ हाथियों और रथों के सैनिकों की शोभा यात्रा, और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं के द्वारा उसके आतिथ्यों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। यहाँ ये बताया गया है कि जो सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती है जब वो जिंदा होते हैं, और यानी जब तक वो अपनी सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ पे नायक और उनके अधीन जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, राजा और उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक जो भेंट है, उसके लिए ये अवसर बहुत ही मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वे इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ है। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपने और अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। जितने भी नायक होते थे सभी को बुलवा लेता था, सभी कर्मचारियों को भी बुलवा लेता था। और इसके बाद में इस अवसर पर नायक और राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और साथ ही नियत कर भी लाते थे। यानी जो निश्चित किया गया है कि टैक्स वो भरने आते थे लोग, और राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट भी जमा कराने आते थे। और यहाँ तक का बेटा इसको पढ़ के आए, ठीक है। इसमें 3-4 लाइनें रही हैं, इसको भी करा देते हैं। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो अनुष्ठान का केंद्र है उसका हिस्सा महानवमी डिब्बा जरूर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अवशेष मिले हैं और अंदर जो है किस तरह का यहाँ पर इस महानवमी डिब्बा में इस्तेमाल किया गया था, क्या किस तरह का रिवाज का पालन ये लोग करते थे। विद्वानों का मानना है संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। यानी कंप्लीट जनता सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सब लोग तो पहुंचे ही नहीं होंगे। और संरचना के चारों ओर का स्थान जो है सशस्त्र आदमी, औरतें और बड़ी संख्या में जानवर शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं थे।
और उसके बाद राज्य के केंद्र में स्थित कई संरचनाओं की तरह ही यह भी एक पहेली बना हुआ है। यानी राज्य के केंद्र में ऐसा लगता था कि जो संरचनाएं हैं वह यह भी एक पहेली बना हुआ है, यानी ये भी एक तरह से इसको सुलझाना पड़ सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं, महानवमी डिब्बा पर। ये महानवमी डिब्बा बेटा हो सकता है कि किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था या मीटिंग वगैरह आयोजित करने के लिए। सभा मंडप का भी इसी के साथ साथ विवरण मिलता है। वैसे ज्यादा तो बेटा धार्मिक कार्यों के लिए ही लग रहा है इसका यूज। प्रशासनिक भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि प्रशासनिक नहीं हो सकता है। लेकिन इतना कंफर्म नहीं हो पाया है, क्लियर नहीं है कि ये यूज क्या होता था बेटा। आप सही सोच रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम कमल महल का डायग्राम है। कमल महल इस तरह के डिजाइन में बना हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे तो कमल महल का ओरिजिनल पिक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक पढ़ें बेटा। और जो पीछे की जो वीडियोस होती हैं वो आपके इसमें क्लास वर्क में भी होती हैं। और आप वहाँ पे जो अपना सीआर एप्लीकेशन है वहाँ भी उन वीडियोस में उनको ढूंढ सकते हो। वहाँ उनको देख के आप पिछली कोई क्लास को रिपीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बेटा अपना कंटिन्यू अपनी बुक का अरेंजमेंट देखिए सभी बच्चे कर लें। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, 12th क्लास है बेटा। और जो भी काम दिया जाता है सीरियसली, खास तौर पे एनसीईआरटी बुक को जरूर जरूर पढ़ें बेटा, तभी क्लियर होगा। क्योंकि हर जितनी भी हेडिंग है उनमें से किसी भी हेडिंग पर क्वेश्चन आ जाएगा। जो बच्चा प्रॉपर हेडिंग के अंदर जो भी मैटर डाला गया है उसको एक्सप्लेन करना जानता है, थोड़ा बहुत उसके विषय में लिख सकता है, वही उसकी ये माना जाएगा कि वो क्लियर रहा है इस मामले में और वो ज्यादा समझ रहा है इस चीज को। अब आप लीव कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ें बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। लीव करो बेटा। अंकिता लीव करो।